और सीधा रुख कोरोना ब्रेकिंग के जरिए अब तक कोरोना से जुड़ी सबसे अहम खबर पहुंचाने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का यह फैसला यहां पर दे दिया गया है। दरअसल कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसकी चलते योगी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। तो एक बार फिर से जानकारी पहुंचा देते हैं। 30 अप्रैल तक स्कूल, कोचिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान जो है पूरी तरह से बंद रहेंगे। 30 अप्रैल फिलहाल ये तारीख यहां पर तय की गई है। आगे क्या कुछ हालात बनते बिगड़ते हैं उसके चलते आगे फैसला लिया जाएगा। फिलहाल 30 अप्रैल तक कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान नहीं खुलेगा। और यूपी में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में शमशान घाट पर शवों की कतार लग गई है, तो प्रयागराज में अस्पतालों में इंतजाम दम तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए किस तरह से ये हालात यहां पर बन रहे हैं। यहाँ तक कि मैं दवाई नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। मैं फ्लीट का इंतजार करूंगा कि फ्लीट जाए तब मैं अपने भाई को बचाऊं। कितने बजे बोला बच्चा आपका खत्म हो गया? अभी बोला खत्म होने की भी बात बोला होगा, क्योंकि मुझे 3 घंटे देखने नहीं दिया, 4 घंटे से। इस माँ की दुनिया उजड़ गई। आंखों का तारा गाल के गाल में समा गया। कोरोना का ऐसा दंश लगा जिसको बयां नहीं किया जा सकता। तस्वीरें प्रयागराज के अस्पतालों की बदइंतजामी को बयां कर रही है। प्रयागराज में कोविड अस्पताल में बेड की भारी कमी। हालात यह है कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से एक मासूम ने दम तोड़ दिया। कल शाम के 5 बजे। कल शाम को 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे मुझे यहाँ लेकर आए और डॉक्टर ने वक्त सुबह 4 बजे से आए नहीं देखने। मैं तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। कितने बजे बोला बच्चा आपका खत्म हो गया? अभी बोला खत्म होने की भी बात बोला होगा, क्योंकि मुझे 3 घंटे देखने नहीं दिया, 4 घंटे से। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ संक्रमित होने वालों की दर 15% तक पहुँच गई है, तो वहीं अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत है। हम इस वक्त तेज बहादुर सप्रू ज़िला चिकित्सालय में मौजूद हैं और यहाँ पर भी 160 बेड का बताया जाता है कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया है। तमाम पेशेंट एडमिट्स हैं, लेकिन तमाम ऐसे पेशेंट अभी भी हैं जिनको यहाँ पर भटकना पड़ रहा है, जगह नहीं मिल रही है। हमारे साथ एक सज्जन हैं, इनके साथ एक पेशेंट हैं, वो कार में आप देख सकते हैं, वो कोविड पेशेंट हैं और काफ़ी समय से ये लोग वेट कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं। कोरोना के कहर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी नहीं बच पाए। लखनऊ में भैंसाकुंड शमशान में चिताओं की राख ठंडी नहीं हो पा रही है कि बाहर शवों को लेकर एम्बुलेंस की कतार लग जा रही है। हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट पर कोविड डेड बॉडीज को जलाने के लिए लोगों को 15 से 20 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। भैंसाकुंड घाट पर 2 इलेक्ट्रिक मशीन हैं जिनसे शवदाह होता है और एक शव को जलाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। आज सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक यानी सिर्फ 2 घंटे में 24 डेड बॉडी शमशान पहुंची है। सभी की मौत कोरोना से हुई है। लखनऊ में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। मौतें बड़ी संख्या में हो रही हैं, जिस वजह से अंतिम संस्कार के लिए भी एक लंबी लाइन देखने को मिल रही है तमाम शमशान घाटों पर। और ये देखिए जो टीन शेड है उसके बाहर ये चिताएं बनाई गई थी जहाँ पर कोविड डेड बॉडीज़ को जलाया गया। तो जाहिर बात है कि अब स्थान की भी शमशान घाटों में मानो कमी पड़ रही है। और ऊपर जो है इलेक्ट्रिक शवदाह है, यहाँ पर 1 घंटे में 1 डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार होने में समय लगता है। 2 मशीनें हैं और अब तक सुबह से 9 बजे से यहाँ पर अगर हम बात करें कि अंतिम संस्कार शुरू हुआ है और 12 बज रहा है, अब तक 26 डेड बॉडीज़ ऊपर आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक शवदाह में। और यहाँ पर आप स्थिति देख ही रहे हैं कि टीन सेट के अलावा बाहर भी चिताएँ अब बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर मृतकों की संख्या बढ़ रही है, जिस वजह से नगर निगम के अधिकारियों के लिए आसान नहीं है तमाम स्थिति को मैनेज करना। अपर नगर आयुक्त खुद यहाँ पर शमशान घाट पे आए हुए हैं, तमाम स्थिति का जायजा ले रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को बहुत इंतज़ार ना करना पड़े और डेड बॉडीज़ का जल्द ही अंतिम संस्कार किया जा सके। भैंसाकुंड शमशान की हालत ये हो गई है कि अब भैंसाकुंड घाट पर निर्धारित जगह के अलावा भी शवों को जलाया जा रहा है। भैंसाकुंड घाट के बाहर एम्बुलेंस का तांता लगा हुआ है। एक एम्बुलेंस जाती है तो 4 नई एम्बुलेंस आती है नई लाशों के साथ। पहले नॉर्मली जो है 3 से 4 बॉडी आया करती थी, अभी स्थिति में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है। 50 से 60 बॉडीज आ रही हैं। हमारे पास में 2 इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है जिसमें एक बॉडी को क्रीमेट करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है।
ऐसी स्थिति में चूँकि सुबह सुबह लोगों के आने के बाद उनको वेट ज़्यादा करना पड़ा, तो इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगा करके लकड़ी से भी जलवाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कम से कम लोगों को, जैसे कल हम लोगों ने 10:30 बजे तक अंतिम बॉडी को जला दिया था। चूँकि स्थिति में ज़्यादा संख्या होने की वजह से हमको दिक्कत है, हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम इंतजार करना पड़े। प्रशासन कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर 1 साल पहले की तस्वीरें जहन में ताज़ा हो रही हैं, जब देश में हर ओर कोरोना का कहर था। कोरोना की चौथी लहर में हालात ऐसे हो गए हैं कि रोजाना 1.5 लाख तक कोरोना केस आ रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए कई राज्य सरकारें लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। डॉक्टर स्वाति, आपसे इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि न्यूज़ नेशन के दर्शकों तक पहुंचे कि आखिर ये कोरोना जांच को भी कैसे धोखा दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें जांच में भी कोरोना का ये धोखा सामने आता है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखिए, इसके पीछे 2-3 वजह होती हैं। पहली बात यह है कि कई बार सैंपल ठीक से नहीं लिया गया होता है, इस वजह से टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। कभी-कभी हम बहुत शुरू में टेस्ट कर लेते हैं और उन दिनों में, शुरुआती दिनों में टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता और कुछ समय लगता है टेस्ट को पॉजिटिव आने में। इसलिए अगर लक्षण है तो कई बार आपको दोबारा टेस्ट अपना कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि अगर पहले टेस्ट में नेगेटिव आ गया था तो अक्सर हम देखते हैं दूसरे में पॉजिटिव आ जाता है। तीसरा ये भी है कि स्ट्रेन्स भी भारत में अब आ चुकी हैं और जो हमारा कोरोना का टेस्ट होता है वो जनरली एस और एन प्रोटीन्स जो होते हैं कोरोना के, जो स्पाइक और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है। लेकिन अब स्ट्रेन्स में क्योंकि स्पाइक में भी म्यूटेशन हुआ है, इस वजह से कभी-कभी टेस्ट में स्ट्रेन्स जो है वो पॉजिटिव नहीं आते हैं। तो हमने भी ऐसे मरीज देखे हैं जहां कोरोना टेस्ट नेगेटिव है लेकिन व्यक्ति को सूंघने की शक्ति नहीं है, स्मेल नहीं आ रहा है या उनको बहुत तेज बुखार है, सीटी में चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना जरूरी होगा कि हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनसे पूछ करके हमें ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि अक्सर हम कोविड नेगेटिव देख करके फिर ये सोचते हैं कि अब हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है या हम अपने आप से दवाइयां ले ले ठीक हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करिए। और वही जिस तरह की अभी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं सबीना जी, इससे मुझे लगता है कि लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिए। क्योंकि दुख की बात यही है कि जो लोग इस कष्ट से गुजर रहे हैं, जिनके परिवार का बच्चा है, बुजुर्ग है, माँ बाप है या ऐसा व्यक्ति है जो पूरे परिवार के लिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जो लोग इस वक्त अपनों को खो रहे हैं उनके लिए इस दर्द को बयां करना नामुमकिन है। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोना, एक बच्चे के लिए अपने माता पिता को कोरोना की वजह से खो देना अपने आप में बेहद दर्दनाक और दुख देने वाला है। डॉक्टर सुमन, आपसे यहाँ पर इसी सवाल का थोड़ा अलग तरीके से जवाब लेना चाहेंगे। जैसे बहुत अहम बात यहाँ पर डॉक्टर स्वाति ने कही कि शुरुआती वक्त में जैसे ही हम कोरोना टेस्ट करवा लेते हैं उसके बाद रिपोर्ट तो नेगेटिव आती है लेकिन आप पॉजिटिव हुए होते हो, तो कितने दिन बाद अगर आपको सिम्टम नजर आ रहा है आपको टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, अभी जो हम नए स्ट्रेन के साथ एक लक्षण ये भी देख रहे हैं कि जब ये नया स्ट्रेन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो एक मैकेनिज्म है, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, जिसमें क्या है कि ऑलरेडी प्रीवियस कोमॉर्बिडिटीज़ के वजह से देख लीजिए या फॉल्स नेगेटिव या फिर अर्लियर उसके वजह से, सिम्टम्स के वजह से या वैक्सीनेशन के वजह से ये जो नया स्ट्रेन है वो बॉडी में स्केप कर जाता है, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म करता है, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। अगर शुरुआती लक्षण में अगर हमें लगे फीवर है या बॉडी एक है या ऐसे लक्षण है जो हमें सस्पेक्ट करते हैं कि हम इससे ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं इस समय जो कि नेगेटिव हैं, पर वो जो उनके लक्षण हैं वो पूरा वही लंग कोलैप्स और एकदम से फिर आप बाईपैप या वेंटिलेटर पे चले जा रहे हैं, तो ये बहुत ही नया सिम्टम्स वगैरह देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो है आप अगर शुरुआती कोई भी लक्षण अगर आपको लगे कि हम इससे ग्रसित हो रहे हैं या हमें ये चीज़ अफेक्ट कर रही है तो आप इमीडिएटली आप अपना टेस्ट करवाइए और डॉक्टर से परामर्श लीजिए। चलिए, अपना डॉक्टर बिल्कुल बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमूमन इन दिनों यही देखने को मिल रहा है और शायद हो सकता है इसके पीछे ये भी आंकड़ों को बढ़ाने में अहम वजह हो। डॉक्टर उमा, जैसे कि शुरुआत में आपने ये कहा कि क्या मास्क बेहद जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कुछ ये मास्क सबसे बड़ा ही उपाय है? ये मैं डॉक्टर दीपाली से पूछना चाहूंगी, फिर डॉक्टर उमा आपकी तरफ भी रुख करूंगी। तो डॉक्टर दीपाली, आपको लगता है क्या मास्क ही सबसे बड़ा उपाय है? अगर हाँ तो किस तरह का मास्क होना चाहिए और मास्क पहनना, मास्क उतारने के बाद उसे नियमित रूप से धोना, ये तमाम बातें भी कितनी ज्यादा अहम हो जाती हैं? मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे नहीं पता ये अगले 1 साल तक ज़रूरी रहेगा या उससे लंबा ज़रूरी रहेगा।
अगर आप 3 प्लाई मास्क पहन सकते हैं जो सबसे अच्छा होता है, जो हमें कोरोना से सबसे इजीली बचाता है, तो एक 3 प्लाई मास्क सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे तक काम करता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अगर बारिश आ जाए या किसी रीजन से वो गीला हो जाए, आप कुछ पी के तुरंत पहन ले और यहाँ का ही एरिया मुंह के सामने का गीला हो जाए तो वो बेकार हो जाता है। कपड़े का मास्क अगर आपको पहनना है तो वो आप डबल लेयर कर लें जब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पा रहे, मतलब 2 मीटर से कम में आपको अनजान लोग आपके पास हों, तो आप एक कपड़े के मास्क के ऊपर दूसरा कपड़े का मास्क जरूर पहने। अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो अगर आपने जो कपड़े का मास्क आज लगाया है वो कल रिपीट नहीं होगा, वो परसों रिपीट होगा, उसके बाद धोया जाएगा, कल दूसरे कपड़े के मास्क लगाए जाएंगे। आप नॉर्मल अपने हैंकी को भी लेके उसका मास्क बना सकते हैं। मगर सबसे जरूरी है कि 3 प्लाई और N95 मास्क को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उनके ऊपर स्टडीज हुई हैं। मगर मास्क ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हम सबको इससे बचा सकती है। प्लीज जो भी मास्क है इसमें आपको इतना खर्चे की भी जरूरत नहीं है, सिंपल कपड़े का अपने दुपट्टे को काट के अपना मास्क बनाइए, मगर मास्क जरूर पहनिए और ठीक से पहनिए। मास्क जरूर पहनिए, सावधानी के साथ पहनिए, साफ पहनिए और साफ रखिए। ये तमाम अहम बातें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। डॉक्टर स्वाति, ये बहुत अहम सवाल है जो हम चाहेंगे कि इसका पूरा जवाब आपके जरिए हमारे दर्शकों तक मिले। दरअसल कोरोना मरीज को अगर लंग्स में निमोनिया भी हो जाता है, यानी ये डबल अटैक उसकी सेहत पर होता है, तो आखिर कैसे उसका इलाज यहाँ पर मुमकिन हो पाता है? क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है? क्या प्लाज्मा ऐसी कंडीशन में उसे चढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये बात हमें शुरू से पता है कि कोरोना सबसे ज्यादा अटैक हमारे लंग्स के ऊपर करता है, फेफड़ों के ऊपर करता है, और इसीलिए ज्यादातर कोरोना के मरीजों में हम लोग निमोनिया देखते हैं, यानी कि लंग्स का इन्फेक्शन देखते हैं। अब अच्छी बात यह है कि शुरुआती दिनों से लेकर के आज तक हमारे पास कुछ नई दवाइयां भी आई हैं और कुछ रीपर्पस ड्रग्स भी हैं जिनको पहले हम किसी और बीमारी के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम कोरोना में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त कुछ इंजेक्शन भी है, स्टेरॉइड्स भी हैं, और हमारे पास प्लाज्मा थेरेपी भी है। प्लाज्मा थेरेपी भी अभी भी इस्तेमाल की जा रही है, और खास बात प्लाज्मा थेरेपी की ये होती है कि ये शुरुआती लक्षणों में ज्यादा मदद करती है। जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है या आपकी स्थिति ज्यादा गंभीर होने से पहले ही अगर हम तब प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर ले तो वो ज्यादा कारगर देखी गई है। लेकिन अब लोगों को फिर भी ये समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे ट्रीट करें या कैसे मरीज ठीक होगा। तो निमोनिया भी अब ठीक हो जाता है कोरोना का। हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, स्टेरॉइड हो, एंटीबायोटिक्स हो, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। बाईपैप है, वेंटिलेटर है, तो अब कुछ तरीके हैं हमारे पास, और साथ में लंग एक्सरसाइजेस करना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सभी लोगों को, चाहे आप कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं है, सभी लोगों को लंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और बहुत आसान से तरीके हैं, आप गुब्बारा फुला सकते हैं घर में, तौलिए को लेकर उसको खींच करके आप अपनी सांस को रोक करके दोबारा और फिर छोड़ सकते हैं। उसके अलावा आप ट्राइफ्लोस्पायरोमीटर खरीद सकते हैं जिसमें 3 गेंदें होती हैं जिनमें फूंक मार के आपको उसको ऊपर उठाना होता है। तो आसान से तरीके हैं, और बिल्कुल ये आसान से तरीके हैं जिन्हें अगर हम जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो कोरोना से कोसों दूर रहेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। डॉक्टर सुमन, यहाँ पर कुछ यही सवाल, क्योंकि बात फेफड़ों की चल रही है, लंग्स की चल रही है, जो कि हमारी जिंदगी का, हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, और कोरोना का अटैक इन पर सबसे ज्यादा होता है। क्या आप यहाँ पर सजेस्ट करेंगे किस तरह से अपने लंग्स को यहाँ पर और सेहतमंद रखा जा सकता है? क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें कोरोना ठीक हो चुका है लेकिन पोस्ट इफेक्ट के तौर पर हमें अब भी फेफड़ों में तकलीफ होती है, हमें अब भी सांस लेने में तकलीफ होती है। उनके लिए आप क्या यहाँ पर सावधानियां बरतने के लिए कहेंगी, क्या टिप्स देंगे? देखिए, स्वाति मैम ने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो उन्होंने बताया है, एलैबोरेट किया, वो बहुत अच्छा किया है। और बाकी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इसमें भी आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लंग एक्सरसाइज है, उसको आप कंटिन्यू करें, मास्क जरूर पहने, और डॉक्टर से कोई भी आपको पोस्ट कोविड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आप डॉक्टर से बराबर आप परामर्श लेते रहें। खुद के डॉक्टर प्लीज ना बने, क्योंकि पोस्ट कोविड भी बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है आप उनको डॉक्टर्स का परामर्श इमीडिएटली। बिल्कुल, और आप सभी बार बार यही कह रहे हैं कि अपना डॉक्टर खुद बनने की जरूरत नहीं है, वक्त पर टेस्ट करने की भी जरूरत है, वक्त पर तमाम सावधानियां बरतने की भी जरूरत है, तभी आप इससे बच पाएंगे। और आइए फटाफट आप तीनों से भी मैम हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ करें। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, आप क्या टिप्स यहाँ पर देना चाहेंगी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए?
देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आज हमारी डाइट कैसी हो। तो मैं ज़रूर लोगों से बोलना चाहूँगी कि अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड खाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और जितनी रंग-बिरंगी आपकी प्लेट होती है या जितने कि आप ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, उतने ज़्यादा आपको मल्टीविटामिन्स मिलते हैं, जो कि मिनरल्स मिलते हैं, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करते हैं। और ख़ास तौर से अभी कोरोना के समय में हमें ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए जो खट्टे होते हैं, जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमें कोल्ड से, फ्लू से बचाता है। वहीं साथ में जो हमारे हर्ब्स हैं भारत के, जैसे कि लोग अदरक खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, हल्दी का सेवन करते हैं। आप चाहेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ एक घरेलू उपाय भी यहाँ पर होना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो और बाहर के खाने से कोसों दूर इन दिनों रहना जरूरी है, खासतौर से जो जंक फूड्स यहाँ पर होते हैं। डॉक्टर सुमन, व्यायाम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना जरूरी है? आप कितना सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या टाइमिंग यहाँ पर अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से निकालकर व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज को देना चाहिए? बिल्कुल, ये 100% है ये कि अगर व्यायाम कम से कम जो आप ये करेंगे, इसमें क्या लंग एक्सरसाइजेज होंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, लंग एक्सपैंड करेगा तो या मतलब वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इंक्रीज होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट 100% एंड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेरी ये है कि प्लीज़ आप एक एक्सरसाइज को कुछ नहीं तो 30 मिनट के व्यायाम को अपनी रूटीन में, लाइफस्टाइल में शामिल ज़रूर करें। ये ना सिर्फ आपको डी स्ट्रेस करेगा बल्कि आपकी लंग कैपेसिटी और ओवरऑल हेल्थ को भी बढ़ाएगा और उससे इम्यूनिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी। डॉक्टर दीपाली, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे अपनी लाइफस्टाइल को कितना सेट रखने की जरूरत है? काम का वक्त, व्यायाम का वक्त, खाने का वक्त, ये सब कितना तय यहाँ पर होना चाहिए? क्योंकि ये तय नहीं होता तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हम चाहेंगे कि आपके जरिए दर्शक इस बात को समझ सकें। जी बिल्कुल, अपनी डाइट के अंदर जितना आप वेजिटेबल्स, फूड, जैसे डॉक्टर स्वाति सुमन ने कहा, और वो आप जितना कर सके करें। मगर एक सबसे सस्ता टिकाऊ तरीका ये है, टमाटर, 2 टमाटर रोज जरूर खाएं और 2 नींबू का सेवन जरूर करें। जो भी आप खा रहे हो उसके ऊपर आप नींबू डाल लेंगे तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। टमाटर हर एक के घर में आता है। जो आपके ड्राइवर, आपके कर्मचारी हो, जो लोग दे सकते हैं, उनको भी इस वक्त यही करना चाहिए कि अपने साथ के सारे लोगों को वेजिटेबल और फ्रूट खरीद के दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये तमाम अहम सवालों का जवाब पहुंचाने के लिए, ताकि वो इस कोरोना से बच सकें और अगर कोरोना की गिरफ्त में हैं तो बहुत जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। एक छोटा सा ब्रेक, आगे भी खबरें जारी हैं।